नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, हम पढ़ रहे थे प्लास्टिक के टाइप के बारे में। और इसमें मैंने आपको कल की क्लास में दो टाइप बताए थे। एक थर्मोप्लास्टिक और एक हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग। हम शुरुआत करने जाएंगे कहां से, तो दोस्त याद रखिएगा थर्मोप्लास्टिक से। गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्मोप्लास्टिक से। यहीं से हम पढ़ रहे थे और यहीं से ये कल तक हो चुका था। नंबर एक, थर्मोप्लास्टिक। हम यहां पर थर्मोप्लास्टिक की अगर आपसे बात करें, ये वो प्लास्टिक होता है जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि आपके घर कबाड़ी वाला आता है और आपसे अगर वो बोलते कि भैया ये वाला प्लास्टिक ले जाऊंगा, ये वाला नहीं ले जाऊंगा, तो वो जो लेके जाता है ना, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। मतलब हम कह सकते हैं इसे हम बार बार के है ना, कैन बी मोल्ड इनटू शेप्ड बाय, है ना, रिपीटेड हीटिंग। तो याद रखना, बार बार गर्म करके आकार में इसे ढाल सकते हैं। बार बार गर्म करके आकार में ढाला जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के ये रिसाइकल बार बार हो सकता है। तो बार बार गर्म करके इसे आकार में ढाला जा सकता है। याद रखना, कैन बी मोल्ड, है ना, याद रखना, कैन बी मोल्ड बाय रिपीटेड हीटिंग। है ना, अगर रिपीटेट करेंगे, हम इसे रिपीट करेंगे तो इसे हम आकार में। अब देखो एक चीज, पहले मैं लिख देता हूं। ऐसा प्लास्टिक जिसे हम बार बार उपयोग करके आकार में बदल सकते हैं, वो प्लास्टिक कौन सा होता है? थर्मोप्लास्टिक। अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, पहला पॉलीथीन। अच्छे अच्छे बच्चे इस पॉलीथीन को जब पढ़ते हैं ना, वो हमारे घरों में जो पन्नियां होती है, उन पन्नियों से इसको क्या करते हैं दोस्त, याद रखिएगा, है ना, कंपेयर करते हैं। और ये एग्जाम में प्रश्न गलत करके आते हैं। जैसे कि एक प्रश्न मैं अभी आपको बताता हूं। अब जब आप इसको पहली बार पढ़ते हैं और एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि बताइए, बहुचर्चित प्लास्टिक की बोतल या मानव प्रयोग में आने वाली जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो किसकी बनी होती है? बच्चा सोचता है पॉलीथीन तो नहीं हुआ, पॉलीथीन का मतलब हम पन्नी से समझते हैं। लेकिन दोस्त याद रखना, एथीन और एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से जिसका निर्माण होता है वो क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन और एथिलीन। तो एथीन और एथिलीन के बहुलीकरण से ये बनते हैं। एथीन एवं एथिलीन के बहुलीकरण से निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन एंड एथिलीन। मैं अभी आपको इसको पूरा समझाऊंगा।
ये एक्चुअल में रॉ मटेरियल है पॉलीथीन एक प्रकार का। इस पॉलीथीन से आप क्या क्या बना सकते हो तो दोस्त याद रखिएगा, जैसे कि आप इससे फॉर्मेशन करके पाइप बना सकते हैं, आप इसका फॉर्मेशन करके कुर्सी मेज वगैरह सारी चीजें ये भी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, टेबल कुर्सी दोनों आ जाएंगे इसमें। टेबल कुर्सी मतलब चेयर, तो ये बना सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड रहता है प्लास्टिक बोतल। प्लास्टिक की बोतल किसकी बनी होती है, कई एग्जाम्स में आता है, आंसर आपका क्या निकलता है, पॉलीथीन की बनी होती है। ये जो आती है ना इस तरह की पानी की बोतल, ये पानी की बोतल किसकी बनी होती है, ये कई एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्त, याद रखिएगा, ये पॉलीथीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीथीन। तो पाइप हो गए, कुर्सी हो गई, मेज हो गए, है ना, यहां तक कि थैले, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के थैले हो गए। बच्चों के खिलौने आते हैं, तो बच्चों के जो खिलौने आते हैं वो भी किसके बने होते हैं, तो दोस्त याद रखिएगा, बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो भी आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। अब ये पॉलीथीन के बने होते हैं। प्लास्टिक मतलब कौन सा प्लास्टिक, तो पॉलीथीन है, तो सभी प्लास्टिक। तो पाइप बनाने के लिए पीवीसी अलग होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप अलग होता है, ये पाइप अलग होते हैं। ये पाइप मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, है ना। टेबल कुर्सी बनते हैं इसके, प्लास्टिक की बोतल बनती है, यहां तक कि आपके घरेलू उपकरण आते हैं, जैसे कि वो कचरा उठाने के लिए सुपड़ी प्लास्टिक की आती है, वो इसकी बनती है। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा उपकरण जो हमारे उपयोग में आते हैं प्लास्टिक के बने हुए, वो पॉलीथीन के होते हैं। और ये पॉलीथीन रिसाइकल हो सकता है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। तो ये पॉलीथीन के मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में होता है प्लास्टिक बोतल, क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है जब भी उसे पूछा जाता है कि आपके उपयोग में, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो किसकी बनी होती है, बच्चा पॉलीथीन पे जाता ही नहीं। पॉलीथीन का मतलब हमारे माइंड में बचपन से फिट कर दिया गया, बेटा पॉलीथीन लाना, तो वो अपन झोला समझते हैं जिसमें अपन आलू लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, दुकानदार अपने को जो बैग देता है वो समझते हैं। अरे वो बैग भी इसके बनते हैं, लेकिन दोस्त याद रखना, प्लास्टिक बोतल, कुर्सी, पाइप, खिलौने वगैरह अन्य प्रकार के उपकरण भी इससे बनाए जाते हैं। तो अगली बार कभी एग्जाम में ये प्रश्न आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बोतल से अगर और पाइप से कंफ्यूज हो जाते तो मैं अगला आपको ले लेता हूं यहां पर पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो नंबर 2 पर हम क्या पढ़ लेते हैं, पीवीसी, वो भी इसी में आता है, पीवीसी। पीवीसी में एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, या आप इसे ये कह सकते हैं, ये विनाइल क्लोराइड के विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो याद रखना पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, है ना। पहले इसका इंग्लिश नाम लिख देता हूं, वही वही होगा, हिंदी और इंग्लिश में कोई नाम में अंतर नहीं आएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है, यूज जो होते हैं, वो कहां कहां पर होते हैं। सबसे पहले तो बनते हैं भैया पीवीसी के पाइप, जो आपके घरों में आते हैं ना, नल फिटिंग होते हैं, वो पीवीसी के पाइप इसके बनते हैं, जिन्हें जलापूर्ति पाइप कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो ब्लड के बैग आते हैं, ब्लड बैग, रक्त रखने वाले या रखने वाली थैलियां जो होती हैं, वो इसकी बनती है। आजकल पीवीसी का उपयोग मकानों में भी किया जा रहा है। पीवीसी की क्या आ रहे हैं, शीट आ रही है, तो पीवीसी शीट का उपयोग मकान के अंदर भी किया जा रहा है।
तो दोस्त याद रखना पीवीसी पाइप सबसे ज्यादा यही आता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। एग्जाम में आपके जो पूछा जाता है वो ये पॉइंट रहता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब एक बच्चे ने, मैं जब कांच पढ़ा रहा था तब उसने पूछा था कि सर ये प्लास्टिक के जो लेंस आते हैं वो काई के बने होते हैं, वो एक्रिलाइट होता है। क्या होता है? एक्रिलाइट, है ना। तो अब दो चीजें हम और पढ़ने जाएंगे यहां पर, दो के बाद नंबर 3, एक्रिलाइट। ठीक है, इसे एक्रेलाइड भी बोलते हैं। मैं एक्री लिखा है, कभी कभी एक्रेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रेलाइट। कांच के स्थान पर कॉन्टेक्ट लेंस बनाने में, तो कांच के स्थान पर आजकल इसका उपयोग किया जा रहा है। एक्रेलिक शीट आती है ना, तो डिजाइन करने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। पतली पतली व्हाइट कलर की, ब्लू कलर की, आपने देखा होगा लोग आजकल कांच की जगह प्लास्टिक लगाते हैं दरवाजों पर, ताकि कोई पत्थर भी मार दे तो टूटे नहीं। तो ये एक्रेलिक शीट होती है। काई की होती है? एक्रेलिक शीट। तो याद रखिएगा। सजावटी सामान में भी उपयोग करते हैं इसका। किसका करते हैं? एक्रेलिक शीट का। नंबर 4 पर मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं किसके बारे में? तो दोस्त याद रखिएगा, पॉलीस्टीरीन के बारे में। किसके बारे में? पॉलीस्टीरीन के बारे में। पॉलीस्टीरीन भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है। ये आपने देखे होंगे ना, थर्माकोल टाइप में आते हैं, इस तरह का प्लास्टिक होता है। ठीक है, कांच किसका बनता है बेटा? कल की क्लास देख लो, मैंने बता दिया कांच किसका बनता है। ठीक है। पॉलीस्टीरीन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीस्टीरीन कहां होता है? पैकेजिंग सामान में। तो याद रखना, थर्माकोल की शीट होती है ना, जिनके अंदर डिजाइन करके फिट किया जाता है, वो होता है दोस्त, याद रखना। इसी तरह से एक थोड़ा सा आपने कभी नाम सुना हो टेफलॉन का। टेफलॉन का कभी नाम सुना हो? सुना है नाम टेफलॉन का? हाँ है सर, बहुत बढ़िया। कभी आपने इस तरह से बर्तन देखे होंगे। ठीक है, ये बर्तन अक्सर इस ब्लैक शेड में आते हैं इस तरह से। ये इस तरह से ब्लैक शेड में बर्तन आते हैं, काले कलर के बर्तन आते हैं। इन काले कलर के बर्तन के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ये टेफलॉन होता है। एक पतली परत चढ़ाई जाती है, घिस के आप निकाल सकते हो क्या? नहीं। इन बर्तनों को बोला जाता है नॉन स्टिक। क्या बोलते हैं? नॉन स्टिक, याद रखना, है ना। नॉन स्टिक बर्तन बोलते हैं। तो नॉन स्टिक मतलब खाना नहीं चिपकता इन पर। क्या नहीं चिपकता? खाना कभी चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक। बर्तनों पर किसकी लेयर होती है? टेफलॉन की लेयर होती है। ये इतनी खतरनाक तरह से चढ़ी होती है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। नॉन स्टिक कुकिंग जो बर्तन होते हैं, इस लेयर की अगर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर टेफलॉन की लेयर चढ़ाई जाती है। और ये जो टेफलॉन की लेयर होती है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं, है ना। खाना न चिपकने वाले बर्तनों पर किसका आवरण होता है? तो भी आंसर क्या बनता है? टेफलॉन।
मोस्ट कॉमन मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है आपकी एग्जाम्स का, दोस्त याद रखिएगा। तो ये यहां पर हमारे थर्मोप्लास्टिक कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग की। तो यहां से एक टेफ्लॉन बहुत आता है, एक्रेलाइट और पॉलीस्टीरीन तो नहीं पूछे जाते, पीवीसी आता है और एक आपका पॉलीथीन आता है। तो ये हमने थर्मोप्लास्टिक पढ़ लिए। अब हम नंबर 2 की शुरुआत करेंगे जिसे हम थर्मोसेटिंग कहते हैं। थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? एक बार ढालने पर पुनः वापस से नहीं डाले जा सकते, वन है ना, वन टाइम्स मोल्ड, याद रखना, विल नॉट बी रीमोल्ड। तो याद रखिएगा, अगर हम इन्हें एक बार आकार में ढाल देंगे तो ये दोबारा कभी भी आकार में नहीं डाले जा सकते। तो नंबर 2 पर हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग के बारे में अगर बात करें तो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है, इन्हें एक बार गर्म करके आकार में ढाला जा सकता है, सिर्फ एक बार। बार बार आकार में नहीं बदल सकते आप, याद रखना, वंस मोल्ड विल नॉट बी रीमोल्ड, या वंस टाइम मोल्ड ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नेवर बी, याद रखना, या विल नॉट बी रीमोल्ड। इन्हें पुनः आकार में नहीं डाल सकते, एक बार जो बनाना है वो बना लो। इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला टाइप इसका होता है, इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक होता है बेकेलाइट और एक होता है आपका मेलामाइन। एक कौन सा होता है? बेकेलाइट, है ना, लियो बैकलैंड ने जो बनाया था वो। एग्जाम में दोनों रिपीटेड, बेकेलाइट भी और मेलामाइन। नंबर 1 शुरुआत करते हैं बेकेलाइट से। कहां से करते हैं? बेकेलाइट से। चलिए, बेकेलाइट। सबसे पहले इस प्लास्टिक का डेवलपमेंट दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, लियो बैकलैंड के द्वारा किया गया था। 1907 में लियो बैकलैंड द्वारा इसका क्या किया? डेवलपमेंट किया गया। तो पहली बार किसने बनाया? लियो बैकलैंड ने। इन्हीं के नाम पर इसे बेकेलाइट कहा गया। क्या यूजेस हैं इसके, क्या उपयोग है? भाई सबसे पहली चीज याद रखना, विद्युत का कुचालक होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है।
बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा विद्युत उपकरण, जैसे बोर्ड के स्विच आते हैं, बंद चालू करते हो आप, विद्युत उपकरण बनाने में। खाना बनाने के बर्तन में कहां करते हैं? खाना बनाने के बर्तन में। उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट का, है ना। बोर्ड के जो स्विच आते हैं आपने देखा होगा, बिजली बोर्ड के रेगुलेटर आते हैं, पंखे के ऊपर, मिक्सर के ऊपर एक प्लास्टिक लगा होता है। अगला आता है मेलामाइन। कौन सा आता है? मेलामाइन आता है नंबर 2 पर। मेलामाइन जो होता है ना, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, अग्नि प्रतिरोधी होता है। तो फायर याद रखिएगा रेजिस्टेंस होता है ना, या फायर रेटरेडेंट बोल देते हैं, अग्नि प्रतिरोधी बोल देते हैं। तो आग नहीं लगती इसमें आसानी से। फायर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, फायर अग्नि प्रतिरोधी होता है, इसलिए आग में जलता नहीं है। इस प्लास्टिक का उपयोग आजकल सजावटी सामान में बन रहा है, उपयोग हो रहा है। तो यूज कहां पर होता है, इसके उपयोग कहां पे है? तो उपयोग की बात करें, यूजेस की बात करें, पहला, पहला यूज होता है व्हाइट बोर्ड के अंदर, सफेद बोर्ड के अंदर, व्हाइट बोर्ड के अंदर यूज होता है। प्लास्टिक पेंट में यूज होता है। प्लास्टिक पेंट के अंदर उपयोग होता है। और कहां होता है? सजावटी टाइल्स बनाने में होता है। और कहां होता है? बर्तन बनाने में। कागज, जो प्लास्टिक के पेपर आते हैं ना, कागज, प्लास्टिक पेपर टाइप में कागज ही होता है, लेकिन प्लास्टिक की मात्रा मिलाई जाती है उसके अंदर, तो वहां पर यूज होता है। तो वहां पर जो होता है वो मेलामाइन का यूज होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न क्या आते हैं? एग्जाम में प्रश्न आता है कि विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं, उनमें किस प्लास्टिक का यूज होता है। ठीक है, पहला। दूसरा आता है कि फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक कौन सी होती है? अग्नि प्रतिरोधी प्लास्टिक कौन सा होता है? ये दो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कि सर दो बन रहे हैं तो फिर इतना काहे पढ़ाया? पढ़ाना इसलिए पड़ता है दोस्त, याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप सभी जानते हैं, हम इन चीजों को यहां पर जब पढ़ते हैं, इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है। नमस्ते नमस्ते। 15 दिन पहले बेच लिया, आप शुरू से पढ़िए बेटा, बीच में ऐड होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो, चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहां से कुछ गैसीय नियम की। नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया आपका यहां पर। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि गैसीय नियम पढ़ रहे हैं, गैस के लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनमें सबसे फेमस नियम जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रहता है वो कौन सा है? बॉयल का नियम है। गैसें किस तरह से बिहेवियर करती है? देखो, गैसों के अध्ययन को करने के लिए तीन चीजों को आपको समझना होगा। कितनी चीजें? तीन चीजें, है ना। तो हम गैसीय नियम पढ़ने जा रहे हैं अब। वो तीन चीजें कौन सी होती है? देखो, मैं आपको नियम पढ़ाने से पहले तीन चीजें समझाना चाहता हूं, समझना।
भाई एक होता है आयतन, वॉल्यूम, एक होता है प्रेशर, ताप, और एक होता है टेम्परेचर, ताप। ये लिखना नहीं है, ये समझा रहा हूं मैं। इन तीन चीज को, जैसे आप सबसे पहले एक बलून को लीजिए। बलून अच्छा बड़ा बलून है ये साइज का। जब आप बलून के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, दबा रहे हो उसको, तो उसका आकार बढ़ेगा कि छोटा होगा, मुझे बताओ। जब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तब इसकी बात नहीं करेंगे। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम घटता है, मतलब कि जब जब दाब बढ़ता है तब तब आयतन कम होता है। इसका उल्टा, जब जब वॉल्यूम बढ़ता है तब तब प्रेशर कम होगा। इसका उल्टा तो यही होगा ना, एक दूसरे के उल्टे हो गए। एक गुब्बारे के ऊपर हमने बहुत प्रेशर लगाया तो गुब्बारे का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। कि हाँ सर बात तो सही है, ये हो गए। अब देखो, आपने कभी चाय बनाई हो तो देखना उस पे ऐसे भाप ऊपर जाती है। कि हाँ सर जाती है भाप ऊपर। मतलब जो पहले एक तपेली के अंदर था जिसमें हम चाय बना रहे थे पर्टिकुलर, उसमें से जो जलवाष्प के रूप में या गैस के रूप में भाप निकली वो फैल रही पूरे कमरे में। हाँ सर। तो मतलब जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब जब तापमान बढ़ता है, तो भैया उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने पर आयतन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। यहां सर बात तो सही है। अब देखो, तापमान अगर बढ़ा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, तो उसने बड़ा आकार घेरा। कि हाँ सर। और अगर प्रेशर ज्यादा होता, दाब ज्यादा होता, तो आयतन कम होता। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर तापमान बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है है ना। प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये तीन चीजें एक दूसरे से रिलेवेंट करती हैं। ये तीन चीजें एक दूसरे से रिलेवेंट करती है, और इन्हीं पर पूरा के पूरा गैसीय नियम फिट बैठता है। पूरा नियम फिट बैठता है। ठीक है। कि सर कैसे फिट बैठता है, आइए पढ़ाते हैं आपको। अब इनकी परिभाषाएं मैंने जब जब बच्चों को लिखाई है, उनको वो परिभाषाओं से प्रश्न बनाने में दिक्कत हुई है। तो मैंने फिर यहां पर एक नया तरीका निकाला। मैं इनको प्रश्न के रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बच्चे इनको हर बार एग्जाम में फिर सही करके आने लगे। तो नंबर 1 पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉयल का नियम। ठीक है। रॉबर्ट बॉयल के द्वारा जो नियम दिया गया उसे ही आज हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए, इन्होंने क्या कहा कि स्थिर ताप पर, ठीक है, ताप जो था, टेम्परेचर जो था, वो क्या कर लिया, याद रखिएगा, फिक्स्ड कर लिया। तो फिक्स्ड टेम्परेचर की बात कर ली। भाई इन्होंने टेम्परेचर को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया स्थिर ताप पर। अब देखो, तीन चीजें होती हैं, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर। इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया कि भाई हमारा टेम्परेचर से कोई लेना देना है, वो स्थिर है। अब हमें यह बताओ कि अगर आप ताप बढ़ा, मतलब आयतन बढ़ाते हो तो क्या होगा, और दाब बढ़ाते हो क्या होगा। इन्होंने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, तो गैस की निश्चित मात्रा दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर, याद रखना, किस पर, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, मात्रा मतलब क्या हो गया भाई, आयतन हो गया। तो आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कुल मिलाकर के जो प्रेशर होगा, है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। कि सर यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, अभी बताता हूं। दाब जो होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जो पी प्रेशर बढ़ता है तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। ये दाब हो गया, प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम का मतलब आयतन हो गया। कि जब जैसे एक बलून था, उस बलून के ऊपर आपने दाब को बढ़ाया, प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया, तो दोस्त याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में दोस्त, ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में हमें यहां एक चीज देखने को मिली। क्या देखने को मिली, तो दोस्त याद रखिएगा यहां पर आपका क्या हो गया, प्रेशर जब जब बढ़ता है, दाब बढ़ाया गया हमने बलून के ऊपर तो बलून का आकार छोटा हो गया, दाब कम पड़ेंगे तो आयतन बढ़ेगा, मतलब आयतन बढ़ने पर दाब कम, दाब बढ़ने पर आयतन कम, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टे होते हैं। बस टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तापमान कम ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों कंडीशन में। अब यहां से प्रश्न ऐसे आते हैं, बॉयल के नियम के अनुसार क्या सही है, किस पर लागू होता है, तो ऑप्शन में स्थिर ताप देते हैं कभी कभी, तो स्थिर ताप पर लागू होता है। दाब के व्युत्क्रमानु है ना, आयतन जो होता है या दाब जो होता है, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती या आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाती है। क्या भैया उल्टे हो जाते हैं। इसके बाद इनके नियम को देखकर एक साइंटिस्ट और आए जिन्हें चार्ल्स कहा जाता है। कौन आए, चार्ल्स आए। तो भाई फिर चार्ल्स ने इनके नियम को देखकर एक नियम का उत्पत्ति की कि चलो तुम ऐसा कह रहे हो तो हम भी कह देते हैं, ठीक है। चार्ल्स का नियम, इन्होंने कहा कि अच्छा आपने स्थिर ताप किया था, आपने टेम्परेचर को फिक्स किया था, हम दाब को कर लेते हैं। इन्होंने कहा क्या कर लिया, दाब को स्थिर कर लिया, स्थिर दाब पर। तो इन्होंने क्या कर लिया, जो प्रेशर था इनका, जो दाब था, उस प्रेशर को क्या कर लिया दोस्त, याद रखना, कांस्टेंट कर लिया, स्टेबल कर लिया। अब ऐसी चीज में जब आप ये चीज नोटिस करते हो कि सर ये निकल करके कैसे आएगा, क्या चीज होगी, अभी हम बताते हैं, अभी शुरू ही किया है, ठीक है। स्थिर दाब पर। अब बचा क्या, तापमान और आयतन। ताप और आयतन, तो ताप बढ़ने पर गैस ज्यादा जगह घेरती है कि हाँ सर, तो ताप किसके, आयतन के क्या होगा, समानुपाती होता है, तो तापमान आयतन के समानुपाती होता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर आपका तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपका V मतलब वॉल्यूम अर्थात आयतन भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर, बस स्टेबल क्या होना चाहिए, फिक्स्ड क्या होना चाहिए, प्रेशर स्थिर होना चाहिए। फिक्स्ड यहां पर इन्होंने टेम्परेचर कर लिया, वहां पर उन्होंने प्रेशर कर लिया। दो चीजें आप यहां पर सरलतम रूप में देख पाए। फिर इन दोनों के नियम को देखकर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवोगैद्रो। क्या नाम था, एवोगैद्रो।
वो साइंटिस्ट आए। अब उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या चीज हुई, आइए देखते हैं। है ना, गेसी एवोगैड्रो का गेसी नियम, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, उसको देखते हैं। इनका नियम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं डायग्राम से समझा दूंगा। एवोगैड्रो साहब ने यह कहा कि जब हम स्थिर ताप और दाब पर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समान ताप एवं दाब पर अगर हम टेम्परेचर और क्या रखते हैं, प्रेशर समान रखते हैं, तो जो आयतन होगा, एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। तो पहले मैं नियम लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा। एक समान ताप एवं दाब पर, एक समान ताप एवं दाब पर, याद रखिएगा, गैस के एक समान, गैस के एक समान आयतन में उपस्थित अणु की संख्या एक समान होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द नंबर ऑफ, याद रखना, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम, है ना। तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो याद रखिएगा, है ना, प्रेजेंट इन सेम वॉल्यूम। अच्छा, मैंने मॉलिक्यूल यहां गया एक समान, ओके ओके ओके, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑफ सेम वॉल्यूम, अगर उनका आयतन समान है तो उनमें जो अणु की संख्या होती है, ठीक है, ऑफ ऑल गैसेस ऑल द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर आर इक्वल। तो उनके अंदर, जैसे आपको ये समझ में नहीं आया, मैं अभी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये दो जार हैं, ये दोनों ही जार 5 लीटर के हैं। कितने लीटर के हैं, 5 लीटर का ये जार है और 5 लीटर का ये जार है। ओके, इस पर मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया है, प्रेशर लगाया है, इस पे भी मैंने 2 न्यूटन का बल लगाया, और टेम्परेचर दोनों के लिए मैंने सेम रखा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाले के अंदर मैंने जो गैस भरी है वो हीलियम गैस भरी है, और इस वाले के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भरी है। अब बात ये आती है कि अगर हमने इनका आयतन, इनका दाब और इनका ताप अगर एक समान रखा है, तो इनके अंदर जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के
3 4 5 6 7 8 9 10 मोलिक्यूल हैं। तो यहां पर हीलियम के जो मोलिक्यूल होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहां भी 10 मोलिक्यूल हैं, यहां भी 10 मोलिक्यूल ही होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह था एवोगेद्रो का कि अगर आप सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम पर अगर अलग अलग गैसेस को भी रखेंगे ना, तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उनके अणुओं की जो संख्या होगी वो एक समान होगी। ये गैसीय नियम है एवोगेद्रो का, ये मोल वाला नियम नहीं है। मोल वाला मैं पढ़ा चुका हूं 6.022 इंटू 10⁻23। तो वो नियम आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो एवोगेद्रो का नियम क्या कहता है दोस्त, याद रखिएगा, एक समान एवं ताप, है ना, एक समान ताप एवं दाब पर गैस के एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। इसी तर्ज पर जैसे चार्ल्स का नियम हो गया, बॉयल का नियम हो गया, एवोगेद्रो का हो गया, डोल्टन साहब एक नियम दिए थे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये कहा, है ना, इसी से एक इसी का नया वर्जन समझिए, कि अगर हम ये कहते हैं जब अक्रिय गैस मतलब हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, अगर इन गैसेस को अगर हम दूसरी गैस के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उन गैस का कोई भी प्रभाव नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ये सर मतलब जब भी अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस कैसी होती है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है, वो मिश्रण में कभी मिक्स नहीं होती। जैसे आप ये समझिए, आपका एक भाई है, वो किसी से बात नहीं करता, आप उसे भीड़ में ले जाओ, अपने रिश्तेदारों में ले जाओ, वो किसी से बात करता ही नहीं है, तो वो करेगा भी नहीं। इस बात को आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अगले पॉइंट की बात करता हूं, तो डॉल्टन्स लॉ आता है। क्या आता है? डोल्टन का नियम आता है। अब डोल्टन के नियम की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा था, 1802 में जॉन डोल्टन द्वारा दिया गया ये, है ना। सन तो वैसे पूछते नहीं है, किसने दिया ये याद रखना। वैसे नाम से स्पष्ट हो जाता है, तो जॉन डोल्टन। अब बात करते हैं इन्होंने क्या कहा, याद रखना, अक्रिय गैस के मिश्रण में जब भी आप अक्रिय गैस का कोई मिक्सचर बनाते हैं, तो याद रखिएगा प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। अक्रिय गैस के मिश्रण में इनर्ट गैस के, याद रखिएगा, मिक्सचर के अंदर, है ना, याद रखना, वैन द, है ना, याद रखना, मिक्सचर ऑफ, याद रखना, मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस, तो याद रखना, है ना, व्हेन द मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस, ईच गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स, द मिक्सचर ऑफ, या इसको ऐसे लिख लो, एवरी गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली इन इनर्ट गैस मिक्सचर। ये सर समझ नहीं आया कुछ? देखो दोस्त, आप यहां पर समझिएगा, जो आपकी इनर्ट गैस होती है वो कौन कौन सी होती है, पहले ये समझ लो। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी आपके अक्रिय गैस हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसमें हीलियम लेता हूं,
इसमें मैंने कौन सी गैस ले ली? हीलियम गैस ले ली। इसमें मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली। एक, मैंने नाइट्रोजन गैस ले ली। जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं, जब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, मिलाता हूं, तो मुझे यहां पर इन गैस को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। ये देखो, अब आपको यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लैक गैस है ये आपकी हीलियम हो गई, और ये जो रेड मॉलिक्यूल है ये आपके नाइट्रोजन हो गए। मतलब कभी भी, क्योंकि इनर्ट अक्रिय नाम ही है उसका, अक्रिय मतलब जो किसी से सरलता से क्रिया नहीं करे। फिर से समझो, अक्रिय गैस के मिश्रण में, ये अक्रिय गैस का हमने मिश्रण तैयार किया, प्रत्येक गैस स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब ये जो भैया हीलियम है आपकी, ये जो नियोन है, ये जो ऑर्गन है, ये जो क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है, अगर इनके साथ आप दूसरी गैस को मिक्स करोगे तो ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाती। जैसे यहां देखो, मैंने एक एक चेंबर में क्या लिया, हीलियम लिया, और एक में मैंने नाइट्रोजन लिया। मैंने इन दोनों को जब मिक्स किया तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भैया ये जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं ये नाइट्रोजन गैस हैं, और ये ब्लैक वाले हीलियम के। मतलब कि सुस्पष्ट अंतर। अक्रिय का मतलब ही क्या होता है, किसी से क्रिया नहीं करना, किसी से रिएक्ट नहीं करना। ये हमने ये नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। क्या इतनी चीजें यहां पर क्लियर हैं आप सभी को? क्या ये सभी क्लियर है? सिलेबस कब कंप्लीट होगा? कल की क्लास में बता दिया था, कब कंप्लीट होगा देख लो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? जी भैया। बेटा हम लिखते हैं, हमको यहाँ वो टू है ना, ईज एम आर, हम इनका ध्यान नहीं रखें। आप सोच रहे हो ग्रामेटिकली भी पूरा प्योर लिखो सर, तो ये वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ग्रामेटिकल तो मैं लिखूंगा भी नहीं, है ना। तो आप ये सोचते हो कि कभी इंग्लिश नहीं आती, ग्रामेटिकल लिखने के लिए दो दो लाइनें, तीन तीन लाइनें यूज करनी पड़ती है, तो भैया उसके लिए माफ करो। जितना इजी हो सकता है उतना इजी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सोचोगे नहीं सर, टू दी पॉइंट इन दिस लॉ रिलेटिवली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसी लैंग्वेज तो भैया वो नहीं हो पाएगी, माफ करना। ठीक है, वो हो ही नहीं पाएगा। जितना शॉर्ट एंड स्वीट हो पाएगा हम उतना ही लिखेंगे। हिंदी में भी नहीं लिखते तो इंग्लिश में भी नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखना होता तो फिर हिंदी में भी लिख देते। अक्रिय गैस, इस नियम के अनुसार टॉल्टन कहते हैं अक्रिय गैस के मिश्रण को जब तैयार किया जाता है तो प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। तो भाई साहब वो नहीं होगा। ठीक है, आप रोज कमेंट करते हैं सर पूरा लिखें, लेकिन हम पूरा इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है बेटा कार्तिक, चलो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एवरी गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली इन इनर्ट गैस मिक्सचर। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर इसको पूरा इंग्लिश में लिखा जाता तो ये कैसे लिखा जाता? ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि बहुत देखो, पांच पांच छह छह लाइनें जाती हैं फिर सभी की। इसकी पांच तीन चार लाइन लिखेंगे तो इसकी भी तीन चार लाइन जाएगी। और अगर हम इसमें पूरा नहीं लिख रहे हैं और इसमें लिखेंगे तो फिर आप कहोगे सर दोनों का हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। तो एक डाउट ये भी उत्पन्न होता है, तो वो नहीं करना है। ठीक है, कि इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो फिर दिक्कत वो भी होने लगती है ना। नहीं तो अगर इसको इस तरह से लिखते तो फिर क्या जाता, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस each gas behave independently and remain influxing with the mixture। भाई साहब कितने, 3.5 लाइन हो गई। एक लाइन में काम हो रहा है, क्यों 3.5 लिखनी है यार दोस्त? ठीक है बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बर्तन में? देखो ना यहाँ पे ये काले, आपको ये देखने डॉट, ये बर्तन के कलर नहीं देखने हैं। ये देखो ये। चलिए, थैंक यू सो मच।
आज की क्लास यहीं पे। अब आपका यहाँ गैस में सिर्फ एक चीज बचती है, आदर्श गैस, पीवी बराबर एनआरटी। कल हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके पहले हम आदर्श गैस को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं कल 2 बजे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।